हेलो फ्रेंड्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर का अगला टॉपिक है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो सबस्ट्रेट है या फिर जो हमारा रिएक्टेंट है उसकी स्पेटियल अरेंजमेंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी स्ट्रक्चर पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये इफेक्ट हमें इस टॉपिक में पढ़ने हैं। उन्हें ही हम स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स कहते हैं। ASN2 reaction proceed with complete stereochemical inversion while ASN1 reaction proceed with racemization। जैसा कि हमने पढ़ा था, जो SN2 रिएक्शन होती है उसमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है, उसमें स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन हो जाता है। जबकि जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें रेसिमाइजेशन होता है, यानी उसमें मिक्सचर बनता है। एक प्रोडक्ट तो बनेगा उसमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा उसमें रिटेंटेड प्रोडक्ट। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं SN2 रिएक्शन की बात करूँ, यहाँ पर ये इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, यहाँ पर इससे ये हेलोजन जुड़ा हुआ था। उसके बाद ये जो बॉन्ड है पेपर के अंदर की तरफ, यहाँ से मान लीजिए इससे R ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये पेपर के बाहर की तरफ का जो बॉन्ड है ये R' जुड़ा हुआ है। तो जब हमने पढ़ी थी SN2 रिएक्शन, उसमें क्या हो रहा था, प्रोडक्ट इन्वर्टेड बन रहा था। अब X यहाँ से हटेगा, इसकी जगह पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, और जो न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा था SN2 रिएक्शन में वो बैक साइड से जुड़ रहा था, यानी न्यूक्लियोफाइल अब इधर जुड़ गया। न्यूक्लियोफाइल ने बैक से अटैक किया, तो जब न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करेगा तो जो ये यहाँ पर ये ग्रुप्स जुड़े हुए हैं ये राइट की तरफ को रोटेट हो जाएंगे। यानी पहले तो क्या होगा, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये तीनों के तीनों ग्रुप, जब हमने रिएक्शन में देखा था, ये पहले सीधे हो जाते हैं, खुल जाते हैं। जब न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है और हेलोजन यहाँ से निकल जाता है तो जो ये ग्रुप्स हैं ये राइट की तरफ को कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी अभी इधर कॉन्ट्रैक्ट थे लेफ्ट की तरफ, अब ये राइट की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने के बाद। तो अब कैसे बनेगा, H यहाँ पर आ जाएगा, और जो ये R ग्रुप था ये इधर आ जाएगा, और R' ग्रुप इधर आ जाएगा, इधर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे रिएक्टेंट की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, और जो प्रोडक्ट है उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है। यानी हमने देखा जो हमारा प्रोडक्ट बना उसकी स्ट्रक्चर रिएक्टेंट के मुकाबले, यानी सबस्ट्रेट के मुकाबले इन्वर्टेड हो गई, उल्टी हो गई। क्योंकि यहाँ पर हेलोजन यहाँ था, न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड में जुड़ा, हाइड्रोजन इधर लेफ्ट में था, हाइड्रोजन प्रोडक्ट में राइट में है, ये R ग्रुप इधर है, इसमें R ग्रुप इधर है, और इसमें ये वाला जो सॉलिड R ग्रुप R' ग्रुप है वो इधर लेफ्ट में है, यहाँ पर इसमें राइट की तरफ है। तो आपने देखा प्रोडक्ट बिल्कुल उल्टा हो गया। तो हमें पता लग गया SN2 रिएक्शन में क्या होता है, स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन हो जाता है, प्रोडक्ट उल्टा हो जाता है। अब बात करते हैं SN1 रिएक्शन में, उसमें रेसिमाइजेशन किस तरीके से होगा। अब देखिए SN1 रिएक्शन में सबसे पहले हमने लिया सबस्ट्रेट, वही ले लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, R ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये R ग्रुप है, और ये सॉलिड बॉन्ड से आपकी तरफ जो बॉन्ड है ये R' है, और ये इससे हेलोजन जुड़ा हुआ है। और अब क्या करता है, इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब देखिए SN1 रिएक्शन में क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो सामने से भी अटैक कर सकता है। मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से ये टूटेगा बॉन्ड, और टूटने के बाद क्या होता है, मैं दोबारा से यहाँ पर बना देता हूँ। टूटने के बाद हमारा कार्बोकेटाइन बन जाएगा, कार्बन टू हेलोजन बॉन्ड टूट गया, हमारा मान लीजिए कार्बोकेटाइन ये बन चुका। कार्बोकेटाइन जब बनता है तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल सीधी हो जाती है, यानी खुल जाती है। ये स्ट्रक्चर कार्बोकेटाइन के बनने के बाद जैसे ही इससे हेलोजन निकला ये स्ट्रक्चर बिल्कुल खुल गई। ये हमने SN2 रिएक्शन में भी इस तरीके से पढ़ा था। अब क्या करेगा, कार्बोकेटाइन के बनने SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन के बनने के बाद जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस पर अटैक करेगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें पॉसिबल हैं, जो न्यूक्लियोफाइल है या तो वो सामने से अटैक कर सकता है, तो अगर न्यूक्लियोफाइल ने सामने से अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल इधर जुड़ेगा। जब न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक करेगा तो जो ये स्ट्रक्चर है ये लेफ्ट की तरफ को कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी जैसे पहले थी सबस्ट्रेट ऐसे ही ये रिएक्शन वापस से हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये पीछे से भी अटैक कर सकता है। जब न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जुड़ेगा, लेफ्ट साइड में जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल। अब ये स्ट्रक्चर राइट की तरफ को कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, हाइड्रोजन थोड़ा इधर हो जाएगा, और जो ये R ग्रुप है ये यहाँ पर जुड़ जाएगा,
R डैश ग्रुप इधर आ जाएगा। तो हमने देखा SN2 रिएक्शन में तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी थी, न्यूक्लियोफाइल पीछे से ही अटैक करता, जबकि SN1 रिएक्शन में दो पॉसिबिलिटीज हैं। न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक कर सकता है, पीछे से। सामने से अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट, पीछे से अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट। तो हमने देखा ये प्रोडक्ट है ये तो बिल्कुल सबस्ट्रेट के जैसा ही है। सबस्ट्रेट हमारा क्या था? सबस्ट्रेट हमने कुछ इस तरीके से लिया था, ये हमने सबस्ट्रेट कुछ इस तरीके से लिया था। तो ये सबस्ट्रेट ये प्रोडक्ट बिल्कुल समान है। तो ये प्रोसेस कहलाता है रिटेंशन, क्योंकि इसमें रिटेंटेड प्रोडक्ट हुआ है। जो प्रोडक्ट है उसने अपनी स्ट्रक्चर रिटेन की है। ये प्रोडक्ट बन गया है हमारा इन्वर्टेड, क्योंकि ये सबस्ट्रेट के मुकाबले उल्टा प्रोडक्ट है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। तो हमने देखा जो SN1 रिएक्शन है उसमें दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं, रिटेंशन प्रोडक्ट, इन्वर्जन प्रोडक्ट। ये प्रोसेस कहलाता है हमारा रेसिमाइजेशन। तो यही इसमें दिया गया है, SN2 में इन्वर्जन, SN1 में रेसिमाइजेशन। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वी नीड टू लर्न सम बेसिक स्टोरोकेमिकल प्रिंसिपल एंड नोटेशंस। इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ प्रिंसिपल के बारे में जानना पड़ेगा, कुछ टर्म्स के बारे में जानना पड़ेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी जैसे कायरलिटी, रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसिमाइजेशन एटसेट्रा। तो सबसे पहली टर्म है प्लेन पोलराइज लाइट एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। Certain compound rotate the plane polarized light produced by passing ordinary light through Nicol prism when it is passed through their solution. कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं। यानी कुछ कंपाउंड हमने लिया, जब हम उस कंपाउंड के सॉल्यूशन से प्लेन पोलराइज लाइट को गुजारेंगे तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देंगे। अब इसमें टर्म आया प्लेन पोलराइज लाइट होती क्या है? तो प्लेन पोलराइज लाइट वह लाइट होती है जब हम ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से गुजारेंगे तो हमें प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगी। इसको डिटेल में मैं आपको समझा देता हूं। अब ये हमारी मान लीजिए ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है? इसमें जो लाइट की वेव्स होती हैं वो डिफरेंट प्लेन्स में वाइब्रेट करती रहती हैं। तो ये क्या है? यहाँ पर ये लाइट की वेव्स में दिखा रहा हूँ, ये अलग अलग प्लेन्स में वाइब्रेट कर रही हैं। कुछ इस तरीके से ये अलग अलग प्लेन्स में वाइब्रेट कर रही है। जब हम इस ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं, सपोज करिए ये मैं निकोल प्रिज्म यहाँ पर बना देता हूँ, उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी अलग होती है। तो ये मैंने क्या बनाया? यहाँ पर निकोल प्रिज्म ले लिया। तो जब हम ऑर्डिनरी लाइट क्या है? ऑर्डिनरी लाइट में लाइट वेव्स जो होती है वो डिफरेंट प्लेन्स में वाइब्रेट करती रहती है। तो ऑर्डिनरी लाइट को मैंने निकोल प्रिज्म से गुजारा, तो जैसे ही मैं ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से गुजारूंगा तो ये निकोल प्रिज्म क्या करेगा? इस ऑर्डिनरी लाइट को पोलराइज कर देगा। ऑर्डिनरी लाइट को हम अनपोलराइज लाइट कहते हैं। तो ये अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर देगा। अब टर्म आया पोलराइज लाइट क्या होती है? तो पोलराइज लाइट वह लाइट होती है जिसकी जो वेव्स हैं वो एक ही प्लेन में वाइब्रेट करें। इनकी जो ये वेव्स हैं ये अलग अलग प्लेन्स में वाइब्रेट कर रही हैं, जबकि जो पोलराइज लाइट होगी उसकी जो वेव्स होंगी वो सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट करेंगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अनपोलराइज लाइट इस प्लेन में भी वाइब्रेट कर रही है इसकी वेव, इस प्लेन में भी, जबकि जो पोलराइज लाइट है उसकी जो वेव्स होंगी वो सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट करेंगी। तो ये हो गई हमारी पोलराइज लाइट। तो हमने अनपोलराइज लाइट को निकोल प्रिज्म से गुजारा, ये पोलराइज बन गई जिसकी वेव्स एक ही प्लेन में वाइब्रेट करें। तो ये निकोल प्रिज्म कहलाता है हमारा पोलेरॉइड। पोलेरॉइड क्या है? पोलेरॉइड वह मटेरियल होता है या फिर वह सब्सटेंस होता है जो अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर दे। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो वे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को अपने सॉल्यूशन में रोटेट कर देते हैं वो कहलाते हैं हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। अब देखिए, मान लीजिए ये हमने कोई सॉल्यूशन लिया, किसी कंपाउंड का ये हमने सॉल्यूशन ले लिया। इससे हमने क्या करेंगे? इससे हम प्लेन पोलराइज लाइट को गुजारेंगे। तो ये कंपाउंड क्या करेगा? इस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देगा। अभी तो ये इस प्लेन में है, ये इस प्लेन पोलराइज लाइट को या तो राइट में रोटेट कर देगा, ये राइट में रोटेट हो गई, या फिर ये इस प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर देगा। तो ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो राइट में रोटेट कर दें या लेफ्ट में रोटेट कर दें वो कहलाते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स।
द एंगल बाय विच द प्लेन पोलराइज लाइट इज रोटेटेड इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पोलरीमीटर। अब जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो कितने एंगल से रोटेट होगी, इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट है पोलरीमीटर। If the compound rotate the plane polarized light to the right, that is clockwise direction, it is called dextrorotatory or the D form and is indicated by placing a positive sign before the degree of rotation. अगर कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो हम उस कंपाउंड को कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, या फिर उसको कहते हैं हम डी फॉर्म, और इसको इंडिकेट करने के लिए हम पॉजिटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं। If the light is rotated towards left anticlockwise direction, the compound is said to be levorotatory or L form and a negative sign is placed before the degree of rotation. अगर कंपाउंड लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो कंपाउंड को कहेंगे हम लेवोरोटेटरी, और उसको एल फॉर्म भी कह सकते हैं, और हम इसको डिनोट करने के लिए नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कितना डिग्री रोटेट हुआ उससे पहले नेगेटिव साइन लगा देंगे तो पता लग जाएगा वो लेफ्ट में रोटेट कर रहा है। इसको मैं बनाकर यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए ये कंपाउंड लिया हमने, कोई ऐसे ही बना रहे हैं, ये प्लेन पोलराइज लाइट है जिसके वेव्स एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो अगर ये कंपाउंड इस प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे, ऐसे राइट में रोटेट कर दे, तो ये कहलाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर डी फॉर्म कंपाउंड। इसको डिनोट करने के लिए प्लस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, ये कंपाउंड है, ये प्लेन पोलराइज लाइट है। ये कंपाउंड अगर प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट साइड में रोटेट कर दे तो यह कहलाता है लेवोरोटेटरी एल फॉर्म कंपाउंड। इसको डिनोट करने के लिए माइनस साइन का इस्तेमाल करते हैं। Such positive and negative isomers of a compound are called optical isomer and the phenomena is termed as optical isomerism. तो किसी भी कंपाउंड के ये पॉजिटिव और नेगेटिव आइसोमर यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी आइसोमर ये कहलाते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्योंकि ये लाइट को या तो राइट में या फिर लेफ्ट में रोटेट कर रहे हैं, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है? यह वह फिनोमिना है जिससे कि किसी भी कंपाउंड के जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो लाइट को राइट में या फिर पोलराइज लाइट को लेफ्ट में रोटेट करते हैं। ये फिनोमिना ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कहलाता है। अगली टर्म है मॉलिक्यूलर असिमेट्री, कायरलिटी एंड इनेंशियोमर्स। The observation of Louis Pasteur 1848 that crystal of certain compound exists in the form of mirror images laid the foundation of modern stereochemistry. तो लुइस पास्टर ने 1848 में ये ऑब्जर्व किया था कि कुछ कंपाउंड के ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जो मिरर इमेजेस के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ये कोई कंपाउंड है, यहाँ पर ये H जुड़ा हुआ है, यहाँ पर R' और यहाँ पर ये R जुड़ा हुआ है, तो इसकी मिरर इमेज कैसी होगी? ये सीधा है तो सीधा रहेगा, ये जो राइट में है ये यहाँ पर लेफ्ट में चला जाएगा, जो लेफ्ट में है ये राइट में चला जाएगा। तो कुछ कंपाउंड के ऐसे आइसोमर्स होते हैं जो मिरर इमेजेस के रूप में होते हैं, ये लुइस पास्टर ने ऑब्जर्व किया था। He demonstrated that aqueous solution of both type of crystal showed optical rotation equals in magnitude but opposite in direction. तो लुइस पास्टर ने ये ऑब्जर्व किया, ये डेमोस्ट्रेट किया कि जो दोनों ही प्रकार के क्रिस्टल हैं, जो मिरर इमेजेस के रूप में जो आइसोमर्स हैं, अगर उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए तो वो दोनों ही ऑप्टिकल रोटेशन शो करते हैं। जो वो ऑप्टिकल रोटेशन जो शो करेंगे वो मैग्नीट्यूड तो उनका बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट होगी। जैसे फिर से वही बनाता हूँ, ये कोई कंपाउंड है R' और ये R, ये इसकी मिरर इमेज यानी ये इसका आइसोमर, मिरर इमेज के रूप में इसका आइसोमर कंपाउंड। तो पास्टर ने क्या बताया कि अगर इन दोनों का आइसोमर्स का हम एक्वस सॉल्यूशन बना लें तो इन दोनों आइसोमर का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर मान लीजिए ये प्लेन पोलराइज लाइट को 2 डिग्री रोटेट कर रहा है तो ये भी 2 डिग्री ही रोटेट करेगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। अब बस इसमें ऑपोजिट क्या होगा? अगर ये वाला आइसोमर प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, लेवो रोटेटरी है, तो ये वाला राइट में रोटेट करेगा, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। मैग्नीट्यूड में तो इक्वल रोटेट करेगा, ये 2 डिग्री राइट में रोटेट करेगा, ये 2 डिग्री लेफ्ट में रोटेट करेगा, बस डायरेक्शन का फर्क होगा। ही बिलीव्ड दैट दिस डिफरेंस इन
ऑप्टिकल एक्टिविटी was associated with the three dimensional arrangement of atom configuration in two type of crystal। उन्होंने ये पाया, ये लुइस पास्चर का मानना था कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी में ये जो डिफरेंस आ रहा है ये कहीं ना कहीं जो ये आइसोमर्स है इनकी कॉन्फ़िगरेशन से जुड़ा हुआ है, इनकी स्ट्रक्चर या फिर इनकी स्पेटियल अरेंजमेंट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें मिरर इमेजेस में जो डायरेक्शन है उनके स्ट्रक्चर में स्पेटियल अरेंजमेंट में वो डिफरेंट हो जाती है। Dutch scientist J. Van Hoff and French scientist Célie Bell in the same year independently argued that the spatial arrangement of four group valencies around a central carbon is tetrahedral। फिर उसके बाद डच साइंटिस्ट जे वान होफ आए और फ्रेंच साइंटिस्ट सिली बेल आए। उन्होंने 1874 में ये बताया, अलग अलग तरीके से ये बताया कि जो सेंट्रल कार्बन एटम से जो 4 ग्रुप जुड़े हुए होते हैं उन सभी की जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल ही होती है। यानी जो 2 आइसोमर्स थे मिरर इमेजेस के जो लुइस पास्चर ने बताया था, तो जे वान होफ और फ्रेंच साइंटिस्ट ने ये बता दिया कि जो मिरर इमेजेस हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होगी स्पेटियल अरेंजमेंट वो टेट्राहेड्रल ही होगी। एंड इफ ऑल द सब्सटीट्यूएंट अटैच टू दैट कार्बन आर डिफरेंट सच ए कार्बन इज कॉल्ड असिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर। तो कि सेंट्रल कार्बन से अगर जो 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं वो चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हों तो उस वाले कार्बन को हम कहते हैं असिमेट्रिक कार्बन या फिर स्टीरियो सेंटर। ये मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए हमारा सेंट्रल कार्बन है, ये इससे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ से इससे एक आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, मान लीजिए ये यहाँ से इससे हेलोजन जुड़ा हुआ है और ये आर डैश ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अगर किसी सेंट्रल कार्बन से चारों डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हों, हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप, हेलोजन डिफरेंट ग्रुप, ये आर डिफरेंट होगा, ये आर डैश ये भी डिफरेंट होगा। अगर किसी कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए होते हैं तो उस कार्बन को हम कहते हैं असिमेट्रिक कार्बन या फिर स्टीरियो सेंटर। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल वुड लैक सिमेट्री एंड इज रेफर्ड टू एज असिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार से जो मॉलिक्यूल बनता है उसमें सिमेट्री नहीं होती और उसको हम असिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो पता लग गया हमें, किसी कार्बन से सेंट्रल कार्बन से अगर 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं तो वो कार्बन कहलाता है असिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर। और इन चारों ग्रुप को मिलाकर जो ये मॉलिक्यूल बनता है इस मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री नहीं होती, ये मॉलिक्यूल असिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो पता लग गया, कार्बन से अगर 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं तो वो मॉलिक्यूल असिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा। The asymmetry of the molecule is responsible for the optical activity in such organic compound। तो लुइस पास्चर ने जो ऑप्टिकल एक्टिविटी बताई थी, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड शो कर रहे थे, वो उनकी कॉन्फ़िगरेशन के कारण नहीं हो रही थी बल्कि वो उनकी असिमेट्री के कारण हो रही थी। कार्बन से अगर 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, कार्बन से अगर 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं तो वो असिमेट्रिक कार्बन है और यही असिमेट्री जो होती है रेस्पॉन्सिबल होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। ये आपको याद रखना है। The symmetry and asymmetry are also observed in many day-to-day objects. A sphere, a cube, a cone are all identical to their mirror images and can be superimposed। सिमेट्री और असिमेट्री हम डे टू डे ऑब्जेक्ट्स में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि स्फेयर हो गया, क्यूब हो गया, कोन हो गया, ये अपनी मिरर इमेजेस के आइडेंटिकल होते हैं, इनको सुपर इम्पोज किया जा सकता है। ये मिरर है, ये स्फेयर है, इसकी मिरर इमेज भी ऐसी होगी, इसको उठाकर इसके ऊपर रख दूं तो बिल्कुल इसको ढक लेगी, तो ये हो गई हमारी मिरर इमेज यानी सुपर इम्पोज इमेज। ऐसे ही अगर कोन की बात करूं, इसकी मिरर इमेज भी इसी तरीके से होगी, इसको उठाकर इसके ऊपर रख दूं तो ये बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगी, तो ये ऐसी इमेज क्या कहलाती है? सुपर इम्पोजेबल इमेज। हाउएवर मैनी ऑब्जेक्ट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेजेस। लेकिन ऐसी बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो अपनी मिरर इमेजेस पर नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर योर लेफ्ट एंड राइट हैंड लुक सिमिलर बट इफ़ यू पुट योर लेफ्ट हैंड ऑन योर राइट हैंड दे डू नॉट कोइंसाइड। आपके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर रखेंगे तो वो कोइंसाइड नहीं होंगे, एक दूसरे को पूरी तरीके से ढकेंगे नहीं। लेफ्ट हैंड की हथेली लीजिए, उसके ऊपर अगर आप राइट हैंड की हथेली रखेंगे आप तो लेफ्ट हैंड की जो अंगूठा है वो इस तरफ आएगा, राइट हैंड का इस तरफ आएगा, तो एक दूसरे को वो ढकेंगे नहीं।
द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेजेस लाइक ए पेयर ऑफ हैंड आर सेड टू बी कायरल एंड दिस प्रॉपर्टी इज नाउन एज कायरलिटी। अब इसमें टर्म आई कायरलिटी। तो वे ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल हों, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी मिरर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल हों, वो ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं कायरल ऑब्जेक्ट और ये प्रॉपर्टी कहलाती है कायरलिटी। यानी मान लीजिए हमारा हैंड है, ये लेफ्ट हैंड, ये इसका अंगूठा इधर, ये हमारा राइट हैंड, इसका अंगूठा इधर। इसको उठाकर अगर मैं इधर रखूं, राइट हैंड का अंगूठा ये इधर होगा क्योंकि ऐसे हथेली की तरफ से ले रहे हैं। इसको उठाकर अगर मैं इधर रखूं, राइट हैंड का, लेफ्ट हैंड का अंगूठा इधर, राइट का इधर, तो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे, तो ये कहलाएंगे कायरल और ये प्रोसेस कहलाता है कायरलिटी। तो हमें पता लग गया कायरल मॉलिक्यूल वे मॉलिक्यूल होते हैं जो जिनकी मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, प्रोसेस कायरलिटी। वाइल द ऑब्जेक्ट विच आर सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेजेस आर कॉल्ड अकायरल। और ऐसे ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस के ऊपर सुपर इम्पोजेबल हों, वो कहलाते हैं अकायरल ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर ये दिया भी गया है, ये देखिए यहाँ पर दिया है कायरल ऑब्जेक्ट। ये हमारा लेफ्ट हैंड अंगूठा इधर, राइट हैंड अंगूठा इधर। अगर हथेली की तरफ से मैं इसको इसके ऊपर रख दूं तो ये अंगूठा इसका इधर आएगा और 4 उंगली इधर आएगी। ये जो छोटी उंगली है ये कुछ यहाँ पर आएगी, तो एक दूसरे के ऊपर ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है, तो कायरल ऑब्जेक्ट। ऐसे ही ये पैर, ये है नॉन कायरल ऑब्जेक्ट या अकायरल ऑब्जेक्ट। जैसे गिलास है, इसको उठाकर ऐसे ही मैं इसके ऊपर रख दूं तो पूरा का पूरा इसको ढक लेगा, तो ये सुपर इम्पोज है। ये इसकी मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इम्पोज है, तो ये अकायरल हो गया। ऐसे ही ये स्पेयर, इसको उठाकर इसके ऊपर रख दूं तो सुपर इम्पोजेबल। The above test of molecular chirality can be applied to organic molecule by constructing model and its mirror images or by drawing 3-dimensional structure and attempting to superimpose them in our mind. तो जो हमने ये ऊपर मॉलिक्यूलर कायरलिटी का जो ये मॉडल पढ़ा या फिर कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। या तो हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के मॉडल्स बना सकते हैं और उनकी मिरर इमेजेस को देख सकते हैं कि इनकी मिरर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो भी रही है या नहीं हो रही, इससे हमें पता लग सकता है। या फिर इनकी मिरर इमेजेस को हम अपने माइंड में सुपर इम्पोज करके देख सकते हैं, इससे भी हमें आसानी से पता लग जाता है। There are other aids, however, that can assist us in recognizing chiral molecule. तो मिरर इमेजेस के अलावा कुछ ऐसे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि मॉलिक्यूल कायरल है या फिर कायरल नहीं है। वन सच एड इज़ द प्रेजेंस ऑफ ए सिंगल असिमेट्रिक कार्बन एटम। एक एड है इसमें, एक जो मेथड है वो ये है कि अगर असिमेट्रिक कार्बन एटम उसमें है तो उस असिमेट्रिक कार्बन एटम की उससे भी हमें पता लग जाता है कि वो कायरल मॉलिक्यूल है या नहीं है। Let us consider two simple molecule, propane-2-ol and butane-2-ol and their mirror images. 2 सिंपल मॉलिक्यूल हम कंसिडर करते हैं, प्रोपेन-2-ol और ब्यूटेन-2-ol, और उनकी मिरर इमेजेस को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमने मॉलिक्यूल लिया वो यहाँ पर अकायरल है क्योंकि ये वाला जो कार्बन है यानी ये सिमेट्रिक कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन से यहाँ पर भी CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी CH3, तो यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा कार्बन कैसा हुआ? ये हमारा कार्बन हुआ सिमेट्रिक कार्बन। ये सबसे पहले आपको देखना है। यहाँ पर देखिए ये A फॉर्म, ये B फॉर्म। अब हम क्या करें, अगर इस B फॉर्म को 180 डिग्री रोटेट कर दें। मैंने क्या किया, इस B फॉर्म को 180 डिग्री पर रोटेट किया। 180 डिग्री रोटेट करने के बाद CH3 कुछ इस तरीके से हो जाएगा और ये वाला जो CH3 है ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यानी इसमें हो क्या रहा है, जो 180 डिग्री रोटेट करने के बाद जो ये हमारा बॉन्ड है ये पीछे की तरफ है, ये वाला बॉन्ड तो आगे की तरफ आ जाएगा, आपकी तरफ। ये वाला जो ये है ये रोटेट होने के बाद इस बॉन्ड से शो किया जा रहा है क्योंकि ये आगे की तरफ आ जाएगा। जो ये हमारा आगे की तरफ बॉन्ड था आपकी तरफ, ये 180 डिग्री रोटेट करने के बाद यहाँ पर पीछे चला जाएगा और जो ये 2 प्लेन ऑफ पेपर में थे ये ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पर ये किया गया है, ये बॉन्ड पीछे था, 180 डिग्री रोटेट करने के बाद आगे आ गया। ये बॉन्ड आगे था, 180 डिग्री रोटेट करने के बाद पीछे आ गया। तो ये एक ही यहाँ पर C मिरर इमेज बन गई। अब देखिए जो ये C है ये एक ही मिरर इमेज है। अगर मैं इसको उठाकर इसके ऊपर रख दूँ तो ये सुपर इम्पोजेबल है। ये CH3 इसके ऊपर आ जाएगा, ये वाला CH3 बिल्कुल इसके ऊपर, हाइड्रोजन इसके ऊपर आ जाएगा और OH यहाँ पर इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ पर ये सुपर इम्पोजेबल इमेज है, यानी यहाँ पर ये हमारी अकायरल मॉलिक्यूल है।
तो हमें पता लग गया अकायरल मॉलिक्यूल। अगर हम इसकी मिरर इमेज भी ना देखते तो हम सिंपल क्या देखते, यहाँ पर ये कार्बन कैसा है, यहाँ पर कार्बन ये सिमेट्रिक है क्योंकि इससे दो सेम मॉलिक्यूल सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं। अगर कार्बन हमारा सिमेट्रिक है तो वो मॉलिक्यूल हमारा अकायरल होता है, उसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल होती है। अब देखते हैं, एज यू कैन सी वेरी क्लियरली प्रोपेन टू ऑल डज नॉट कंटेन एन असिमेट्रिक कार्बन। जैसा आपने ऊपर देखा, प्रोपेन टू ऑल में असिमेट्रिक कार्बन नहीं है क्योंकि उससे जो 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट, चारों के चारों डिफरेंट नहीं हैं। एज ऑल द 4 ग्रुप अटैच टू द टेट्राहेड्रल कार्बन आर नॉट डिफरेंट। तो ये हमारा हो गया अकायरल मॉलिक्यूल। तो जो अकायरल मॉलिक्यूल है उसका पता करने के लिए क्या करेंगे, कार्बन देखेंगे। कार्बन अगर सिमेट्रिक है तो अकायरल, अगर कार्बन असिमेट्रिक है तो वो कायरल होगा। जैसे कि अगले एग्जाम्पल में आपको समझ आ जाएगा। ये हमने लिया ब्यूटेन टू ऑल। ब्यूटेन टू ऑल में देखिए जो ई फॉर्म है, अगर मैंने क्या किया, इसको 180 डिग्री रोटेट किया तो 180 डिग्री रोटेट करने के बाद जो ये पीछे बॉन्ड था ये तो सामने आ जाएगा CH3, और ये पीछे आगे वाला बॉन्ड है हमारी तरफ, ये पीछे चला जाएगा, पेपर के अंदर की तरफ चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये रोटेट होगा। ये जो यहाँ पर ये बॉन्ड है ये इधर आ जाएगा, और जो ये वाला बॉन्ड है ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी लेफ्ट में आ जाएगा, क्योंकि ये 180 डिग्री इसको रोटेट कर रहे हैं और ये दोनों बॉन्ड प्लेन ऑफ पेपर में ही हैं। तो इस तरीके से हमने इसको 180 डिग्री रोटेट किया, ये बॉन्ड आगे आ गया और ये वाला बॉन्ड पीछे आ गया। अब मैं क्या करूं, इस F को, जो ये D की मिरर इमेज है, इस F को मैं इसके ऊपर सुपर इम्पोज करूं तो OH के ऊपर आ गया, सही है। H के ऊपर आ गया, बिल्कुल सही है। अगर इस C2H5 को मैं यहाँ पर ले जाऊं तो C2H5 यहाँ पर CH3 के ऊपर आ रहा है। तो हमने देखा ये इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल है क्योंकि ये वाली जो मिरर इमेज है ये इसके ऊपर बिल्कुल फिट नहीं हो रही। तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज है, और नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज आपको पता है कायरल होती है। तो इसको हमें मिरर इमेज अगर हमें ना बनाते तो कैसे पता चलता, सिंपल तरीका है, कार्बन देखते हैं। ये हमने कार्बन देखा यहाँ पर, इससे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप, तो चारों के चारों ग्रुप यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, OH ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप। तो इस वाले कार्बन से चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो ये कार्बन असिमेट्रिक कार्बन है। जहाँ पर भी असिमेट्रिक कार्बन होगा वो मॉलिक्यूल कायरल होगा और उसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी। तो इनसे हमें 2 चीज़ें पता लग गई, आपको याद रखना है। कार्बन अगर सिमेट्रिक है, कार्बन सिमेट्रिक है यानी उससे 4 डिफरेंट ग्रुप, अलग अलग ग्रुप नहीं जुड़े हैं, तो हमारा जो मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होगा, मॉलिक्यूल हमारा अकायरल होगा, यानी उसकी इमेज सुपर इम्पोजेबल होगी। दूसरी बात पता चली, कार्बन अगर असिमेट्रिक हैं, उससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो मॉलिक्यूल कायरल होगा, उसकी इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। ये आपको याद रखने हैं। ब्यूटेन टू ऑल हैज़ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच टू द टेट्राहेड्रल कार्बन एंड एक्सपेक्टेड एज कायरल। ब्यूटेन टू ऑल से हमने देखा कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं, तो ये कायरल मॉलिक्यूल हैं। कुछ और एग्जाम्पल है कायरल मॉलिक्यूल के, जैसे कि 2-क्लोरोब्यूटेन, 2,3-डाइहाइड्रोक्सीप्रोपेनल, ये और ब्रोमोक्लोरोआइडोमीथेन, 2-ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड, ये सब कायरल मॉलिक्यूल हैं। इनसे 4 डिफरेंट ग्रुप कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। The stereoisomer related to each other as non-superimposable mirror images are called enantiomers। तो वे stereoisomers इंपॉर्टेंट टर्म है, वे stereoisomers जो एक दूसरे से नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस के रूप में रिलेटेड होते हैं वो कहलाते हैं enantiomers। यहाँ पर आप देखिए ब्यूटेन टू ऑल में ये इसकी मिरर इमेज, तो ये 2 जो इसकी मिरर इमेजेस हैं ये एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं हो रही, तो ये क्या कहलाएगा, ये ब्यूटेन टू ऑल कहलाएगा इनैंशियोमर। ये दोनों आइसोमर कहलाएंगे इनैंशियोमर्स। तो इनैंशियोमर क्या है, वे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल हों। अब एक बार फिर से मैं यहाँ पर आपको एक और बता देता हूँ, ये डी फॉर्म है हमारी, ये इसकी यहाँ पर मिरर इमेज है। अब जो ये वाली इमेज है इसको 180 डिग्री रोटेट किया गया तो ये हमें दूसरी फॉर्म मिल गई। ये वाला आइसोमर और ये जो F है ये दोनों आइसोमर हैं। इसको अगर इसके ऊपर इम्पोज किया जाए तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट किया गया है।
यानी पहले ये इसकी मिरर इमेज, इसको 180 डिग्री रोटेट किया गया, ये दूसरा आइसोमर मिला, दूसरे आइसोमर को पहले आइसोमर के ऊपर अगर हम इम्पोज करेंगे तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा क्योंकि वो असिमेट्रिक कार्बन से है। Enantiomers possess identical physical properties, namely melting point, boiling point, solubility, refractive index, etc. तो जो enantiomers होते हैं, जो स्टीरियोआइसोमर्स नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है। मेल्टिंग पॉइंट भी उनका सेम होगा क्योंकि आइसोमर है, बॉइलिंग पॉइंट भी, सोल्युबिलिटी भी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी। बस उनमें डिफरेंस क्या होगा, दे ओनली डिफरेंट विद रेस्पेक्ट टू द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। उनमें डिफरेंस सिर्फ प्लेन पोलराइज लाइट के रोटेशन से होगा। एक आइसोमर अगर लेफ्ट में रोटेट करेगा तो दूसरा राइट में रोटेट करेगा। इफ़ वन ऑफ द इनैंशियोमर इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी द अदर विल बी लेवो रोटेटरी। अगर एक इनैंशियोमर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, राइट में रोटेट करता है, तो दूसरा लिवो रोटेटरी होगा, लेफ्ट में रोटेट करेगा। और यहाँ पर ये डायग्राम भी दिया गया है, कायरल मॉलिक्यूल यहाँ पर दिया गया है, कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप यहाँ पर जुड़े हुए हैं और ये इसकी मिरर इमेज भी दी गई है। तो इसकी मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं है कायरल मॉलिक्यूल। A mixture containing two enantiomer in equal proportion will have zero optical rotation, as the rotation due to one isomer will be cancelled by the rotation due to other isomers. अब इम्पोर्टेंट है, अगर हम एक ऐसा मिक्सचर ले लें जिसमें हम दो इनैंशियोमर्स को इक्वल प्रोपोर्शन में ले लें, तो वो जो मिक्सचर हमारा होगा वो ज़ीरो ऑप्टिकल रोटेशन शो करेगा। मान लीजिए हमने एक मिक्सचर लिया, इसमें हमने दोनों जो इनैंशियोमर्स हैं उनका सॉल्यूशन बना लिया, तो बराबर मात्रा में, इक्वल प्रोपोर्शन में, तो ये जो हमारा मिक्सचर हमें मिल जाएगा ये जीरो ऑप्टिकल रोटेशन शो करेगा क्योंकि इसमें जो एक आइसोमर है वो तो राइट में रोटेट करना चाहेगा, दूसरा आइसोमर जो है इसमें वो लेफ्ट में रोटेट करेगा। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, सॉल्यूशन में एक दूसरे के इफेक्ट को ये कैंसिल कर देंगे, तो हमें ज़ीरो ऑप्टिकल रोटेशन प्राप्त होगा। तो एक ऐसा मिक्सचर जिसमें दो इनैंशियोमर्स को हम बराबर मात्रा में ले लें तो वो ज़ीरो ऑप्टिकल रोटेशन शो करता है, ये आपको याद रखना है क्योंकि एक आइसोमर का जो रोटेशन होगा वो दूसरे आइसोमर के रोटेशंस के द्वारा कैंसिल कर दिया जाएगा। सच ए मिक्सचर इज नाउन एज रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमिक मॉडिफिकेशन। तो ऐसा मिक्सचर हमारा रेसिमिक मिक्सचर कहलाता है या फिर रेसिमिक मॉडिफिकेशन कहलाता है, जिसमें दो इनैंशियोमर इक्वल प्रोपोर्शन में लिए जाते हैं। A racemic mixture is represented by prefixing DL और प्लस माइनस बिफोर द नेम। अगर हमें कोई रेसिमिक मिक्सचर लिखना है तो हम वो कैसे लिखेंगे, उसके रेसिमिक मिक्सचर से पहले या तो DL लगा देंगे या प्लस माइनस लगा देंगे उसके नाम से पहले, जैसे कि प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल, तो हमें क्या पता लग गया ये रेसिमिक मिक्सचर है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनैंशियोमर इनटू ए रेसिमिक मिक्सचर इज नाउन एज रेसिमाइजेशन। तो इनैंशियोमर को अगर हमें रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट करना है तो ये प्रोसेस कहलाता है रेसिमाइजेशन। कैसे, दो इनैंशियोमर्स को बराबर मात्रा में मिक्स कर दो तो ये क्या बन जाएगा, ये इनैंशियोमर रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोसेस रेसिमाइजेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल 10.8 कर लेते हैं। आइडेंटिफाई कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। इन कंपाउंड में से कायरल और अकायरल मॉलिक्यूल हमें छांटने हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये कार्बन है, इस कार्बन से हाइड्रोजन अलग, CH3 अलग, Br अलग, OH अलग, तो इस कार्बन से चारों डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये हो गया हमारा कायरल। ये वाला कार्बन है, इससे CH3 दो Br, ये भी Br, यानी दो सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अकायरल। अब दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पर ये कार्बन है, इससे OH ग्रुप, इससे CH ग्रुप और ये इससे CH3 ग्रुप, तीन डिफरेंट ग्रुप हैं और एक ग्रुप पूरा ये जुड़ा हुआ है। तो ये हमें क्या पता लग गया, ये हमारा कायरल कार्बन होगा क्योंकि ये भी डिफरेंट ग्रुप, ये भी डिफरेंट, ये भी, और ये पूरा का पूरा जो ये ग्रुप है ये भी इन तीनों से अलग है, तो ये हो गया कायरल। अगर इस वाले कार्बन की बात करें, यहाँ पर ये कार्बन ले तो इससे हाइड्रोजन ग्रुप, OH ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों सेम हैं क्योंकि देखने में ही पता लग जा रहा है। ये अगर कार्बन है तो इससे ये ग्रुप भी सेम है और ये ग्रुप भी सेम है, तो दो सेम ग्रुप जब जुड़े हैं तो इसका मतलब ये अकायरल हुआ। तो इसमें ये कायरल, ये अकायरल। अब तीसरे की बात करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है इससे ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है
और इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहाँ इधर CH3 जुड़ा हुआ है, इधर CH2CH3 जुड़ा हुआ है। इसकी मैं आपको स्ट्रक्चर बनाकर समझा देता हूँ। ये CH3 इस तरीके से, ये कार्बन, ये Br, ये हाइड्रोजन, ये CH2CH3। तो इस कार्बन से हाइड्रोजन अलग, CH3 अलग, Br अलग, और ये पूरा इथाइल ग्रुप CH2CH3 ये अलग। तो इस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये क्या हुआ? कायरल। अगर इसमें बात करें CH3, CH2, CH2 और ये कार्बन, ब्रोमाइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इस कार्बन से ब्रोमाइड अलग ग्रुप, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों सेम हो गए, 2 ग्रुप सेम हो गए, तो अकायरल। इस तरीके से ये यहाँ पर दिए गए हैं, और ये आंसर भी यहाँ पर दिया गया है। ये 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये कायरल दिए हुए हैं।